हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कॉरपोरेट अकाउंटिंग कंपनी लक्ष्य हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट इसमें करूँगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है लिक्विडेटर्स अकाउंट, लिक्विडेटर ना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके, जहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो अकाउंट है उसका फॉर्मेट हमने डिटेल में समझा है, और सेकंड वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व किया है जिसके थ्रू आपको सारी एंट्रियाँ क्लियर हुई होगी। इसलिए स्टार्टिंग के वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप का सम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे नए नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे। और जिस टाइप का टॉपिक अभी हमारी जो एनईपी के अकॉर्डिंग लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2025, उसमें जिस टाइप का टॉपिक का सम पूछा गया था वो आज आपका कवर हो जाने वाला है। और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी 3 से 4 सम्स दूंगा। तो आज का वीडियो भी बहुत ही खास रहेगा, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आज मैं इंग्लिश की बुक यूज़ करने वाला हूँ, लिखूंगा समझाऊंगा दोनों मीडियम के अंदर, दोनों मीडियम के लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते। तो आज हम कौन सा सम सीख रहे हैं? तो है ना, हमारी एनईपी की बुक में देखिएगा स्टार्टिंग क्वेश्चन में 4 है, नाम लिखा गया माया लिमिटेड। ये सम भी इंस्टीट्यूट में पूछा हुआ सम से। इसमें आपको बहुत सारे नए नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे। सबसे मेन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है हमारा, जब भी जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होता है ना, लिक्विडेटर मेहनताणु, वो इक्विटी शेयर पर बोला गया होता है। जो हमारे लास्ट में शेयर होल्डर आते हैं ना इक्विटी का, उनका जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर बोला गया हो तो वो कैसे निकालते हैं, वो सबसे मेन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। और इस टाइप का टॉपिक ही हमारे एनईपी की 2025 में पूछा गया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक सम्स में सीखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले बताना चाहता हूँ, इसमें आपको देख रहे हैं इस टाइप का, देखिए किस तरह की लायबिलिटी दी गई है। यहाँ से आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पसंदीदा लेनदार का टॉपिक भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत खास सम रहेगा। और आपको कौन से प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इसके बाद आप कौन कौन से सम कर पाएंगे, जिससे आपको पता चले कि आज का सम्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये थर्ड वीडियो का आज हमारा जो प्रैक्टिस करना है, आप क्वेश्चन नंबर 27 कर पाएंगे। एनईपी की बुक का ही है, बागबान लिमिटेड। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 44 जहाँ पे निराशा लिमिटेड, और ये वाला ही सम्स जस्ट अमाउंट को चेंज करके 2025 में पूछा हुआ है। फिर साथ में एक एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल नंबर 6 ABC लिमिटेड। और जिस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं उस टाइप के सम्स तो आपको करने ही होते हैं, और मैं आपको वैसे सम चलाता भी हूँ। तो ये 3 सम्स इसके बाद आप कर पाओगे, और आपके आंसर आ जाते हैं इस वीडियो के नीचे, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार जस्ट मैं गुजराती मीडियम के अंदर ये सम्स दिखा देता हूँ, जिससे अगर बाय चांस किसी के पास अगर बुक ना हो तो एक बार सम्स यहाँ पर रीड कर पाएगा। ठीक है, बहुत ही खास वीडियो एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर रहा 4, आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ी डिटेल यहाँ पर है, बाकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। ठीक है, वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप पूरा सम्स देख सकते हो। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले रिसिप्ट, आवक की साइड आपको फर्स्ट एंट्री करनी है। कौन सी करनी है? कैश और बैंक, क्योंकि पहले से कितना पैसा पड़ा है वो हमको लिख देना रहेगा। कैश एंड बैंक बैलेंस, गुजराती में रोकड़ અને बैंक सिलक, जो हमको सम्स में ही दी गई होती है। मोस्ट ऑफ दी गई होती ही है, बाय चांस किसी सम्स में ना हो। पर यहाँ पर देखिए हमारा जो बैलेंस शीट दिया है पाकू सोयू, उसमें आपको कहाँ जाना है? एसेट्स में, और सबसे लास्ट एंट्री होगी कैश एंड बैंक बैलेंस, गुजराती में रोकड़ અને बैंक सिलक, जहाँ पे आई होप अमाउंट दिख रहा होगा 12,100 रुपया लिखा गया है। तो सबसे पहले ये एंट्री करना है। इस सम्स की यही खासियत है कि आप जैसे जैसे एंट्री करते हो आपके मार्क बनते जाते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट जो एडजस्टमेंट एंड हवाला यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर सेकंड एंट्री आप वो कर सकते हो जहाँ पे एसेट्स रियलाइज होता है, मिल्कोतनी उपज, वो कर सकते हो। और यहाँ पे फर्स्ट वही दी गई है, वरना आप सलंग करोगे तो भी चल सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट में जितने भी हमको दिया गया पहले उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हमको दिया एसेट्स रियलाइज, गुजराती में मिल्कोतनी उपजिया। तो जो जो दिया वो देख ले। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा दे रखा है 4,20,000। फिर मशीनरी, गुजराती में होगा यंत्र, उसका 1,10,000 मिला। स्टॉक का कितना मिला? 55,000 मिला। फिर डेटर, देवादार का भी मिला 45। फिर आगे क्रेडिटर, लेनदार है, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ तक इतनी इतनी मिलकत का हमको इतना पैसा मिला है, इतनी हमारी आवक हुई। तो वो सेकंड एंट्री यहाँ पर हमारा रिसिप्ट साइड होगा। हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, जो दिया वही लिखना है आपको। एसेट्स रियलाइज्ड, इंग्लिश में एसेट्स रियलाइज, गुजराती में मिल्कतोनी उपज या मिल्कतोनी उपजिया। ठीक है, ये एंट्री हमारे हर एक सम्स में मोस्ट ऑफ होती ही है। तो जो जो नाम दिया मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। आई होप आपने देखा होगा। थोड़ा टाइम बचाने के लिए फटाफट लिख देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन एंड मकान, जिसकी रकम दी थी 4,20,000। उसके बाद हमको दिया था मशीनरी, मशीनरी जिसका गुजराती में है यंत्र, यहाँ पे हमको इसका मिला 1,10,000। ये सब हमारी आवक है, इतना पैसा हमको मिल रहा है। फिर अगला हमारा स्टॉक था,
हमारे कंपनी के पास जो स्टॉक था, स्टॉक को भी बेचा होगा तो 55,000 मिला। फिर एक और था डेटर, जिनके पास से पैसा लेना होता है, देवादार, इनके पास से भी इतना हमको पैसा मिला है 45। तो इतनी दिए, चारों चार का क्या कर देंगे, टोटल मार के आउटसाइड कर देंगे। तो ग्रैंड टोटल हमको मिला है 6,30,000। मतलब इतना हमारा आवक हो गया एसेट रिलीज से, मिलकत को बेचने से इतना पैसा मिला। तो देखिए इतना हमारा पास रोकड़ आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं रोकड़ में से आगे पेमेंट होती है, इसलिए ये एंट्री बहुत खास होती है। इसके बाद चलते हैं, अब आपको देखिए नया टॉपिक सीखने को मिलेंगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगला जो दिया क्रेडिटर, ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹75,000 एंड द एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू लिक्विडेटर। गुजराती में ही लिखा होगा, जो लोन ना जे लेनदारों छे, मतलब शॉर्टकट पहले समझा देता हूँ कि यहाँ पे कौन से क्रेडिटर है, लोन के, मतलब जिनके सामने हमने लोन ली थी वो लोन वाले क्रेडिटर, लेनदार, जिन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट जो रोकाण था वो बेच दिया 75,000, बाकी पैसा हमको रिटर्न कर दिया। मतलब ये किस टाइप के होंगे आप देखेंगे ना, यहाँ पर हमको बैलेंस शीट में दिख जाएगा, आप पाकू से में चेक कीजिए। देखिए लोन सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट बोला गया, मतलब इन्वेस्टमेंट के सामने जो हमने लोन ली थी ना, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया। ये किस टाइप के होते हैं, सिक्योर क्रेडिटर होते हैं, गुजराती में सलामत लेनदारों, मतलब जिसके सामने हमने गिरवी रख के पैसा लिया होता है। तो ये लोग कैसे होते हैं, सिक्योर होते हैं, सलामत, क्योंकि जब भी कंपनी बंद होगी तब उनको जो गिरवी हमने रखा है कंपनी का, जो उनके पास गिरवी है सिक्योरिटी, वो बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेते। तो यहाँ पर यही हुआ है, लोन ली थी हमने 50,000 की इन्वेस्टमेंट के सामने, रोकाणों के सामने। अब इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद ही बेच दिया, या तो लिक्विडेटर को बोलते कि आप बेचो और पैसा दे दो, या तो खुद भी बेच देते। तो उन्होंने खुद ही बेचा, जो लोन के क्रेडिटर थे लेनदार, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, क्योंकि हमने उनके पास गिरवी रखा था तो उनके पास हक होता है। तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेचा 75 में और अपना पैसा वसूल करके बाकी जो पैसा बचा एडिशनल वधारानी रकम, वो लिक्विडेटर को क्या की, वापस की। अब वधारा की कितनी रकम, तो देखिए लोन कितने की थी, 50,000 की, कितने की थी, 50,000, अपना 50,000 उन्होंने वसूल किया, बाकी बचा एक्स्ट्रा दे दिया। उन्होंने बेचा कितने में था, 75,000 में। तो देखिए इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, ये भी हमारी आवक साइड ही होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न किया है। इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस, इंग्लिश में बोलते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है, सिक्योर क्रेडिटर। ये टॉपिक मैंने आपको चलाया हुआ है, फर्स्ट वीडियो के फॉर्मेट से भी क्लियर आपको कराया हुआ है। गुजराती में बोलते हैं सलामत या संपूर्ण सलामत, आप लिख सकते हो, सलामत लेनदारों पासे थी वधारो, सलामत लेनदारों पासे थी वधारो, जहाँ पर 75,000 में उन्होंने बेचा और उनका लोन का कितना पैसा था, 50,000। तो अपना 50,000 उन्होंने ले लिया, बाकी 25,000 हमको रिटर्न किया होगा, 25,000 क्या किया, लिक्विडेटर को वापस किया। तो ये हमारा आवक इनकम बनता है, ठीक है। एक बार जस्ट दिखा देता हूँ कि ये होता क्या, थोड़ा भले वीडियो लॉग नहीं, पर आपको क्लियर तो होगा। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया, जो सिक्योर क्रेडिटर होते हैं सलामत, वो कैसे होते हैं, जिनके पास जो भी उन्होंने पैसा उधार लिया ना, सामने कंपनी की उनके पास सिक्योरिटी होती है या कोई मिलकत होती है उनके पास, और जब कंपनी बंद होती है तो उनके पास राइट होता है कि वो बेच देवे और अपना पैसा वसूल कर ले। जैसे कि बैंक के पास हमने लोन ली, सामने बिल्डिंग गिरवी रखी थी, लोन था 5 लाख का, उसने बेचा 6 लाख में, तो 5 लाख वसूल करके बाकी 1 लाख हमको वापस देगा, ये हमारा सरप्लस कहलाता है, ठीक है। तो ये क्रेडिटर कैसे होते हैं, जिनके पास कंपनी का कोई ना कोई एसेट्स मिलकत होती है या कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है, वो ऑन टाइम पर उसको बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिक्योर बोलते हैं, सलामत बोलते हैं, सबसे सेफ होते हैं, ठीक है। आई होप समझ पाएंगे कैसे 25,000 की एंट्री हुई। थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन किया बट आपको क्लियर हुआ होगा इसके लिए, क्योंकि इसी में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेकर आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते। अगली एंट्री यहाँ पर सेकंड हमारा आ चुका है एडजस्टमेंट। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर की बात की गई, तो डिबेंचर होल्डरों के लिए एक तारीख दी गई है, 31 मार्च तक पेमेंट करना है। कब तक पेमेंट करना है, 31 मार्च। तो सबसे पहले कहाँ पे पेमेंट साइड एंट्री करना है, थोड़ा ऊपर मत कीजिए, आपको पता होगा थोड़ा हमारा ऑर्डर होता है, सीक्वेंस में आपको पेमेंट करना है, तो आप बीच में एंट्री कर लीजिए, ठीक है। डिबेंचर होल्डर, यहाँ पर एंट्री हम लोग पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, गुजराती में लिखिएगा डिबेंचर होल्डर। तो सबसे पहले उनकी कैपिटल देखिए, जो बैलेंस शीट में जो उनकी अमाउंट दी है वो देख लीजिए। तो ये रहा हमारा डिबेंचर, उनकी टोटल अमाउंट कितनी, 1 लाख, कितना है, 1 लाख। तो सबसे पहले उनकी कैपिटल लिखी जाएगी, उनकी खुद की जो कैपिटल है, जो मूड़ी है, वो लिखी जाएगी 1 लाख की। प्लस इसमें देखिए पहले से उनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो नहीं है, पहले से कंपनी के ऊपर उनका इंटरेस्ट ब्याज तो बाकी नहीं है। तो नीचे आपको आना करंट पे, चालू पे आपको दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लिखा गया डिबेंचर पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, गुजराती में चुकवा बाकी ब्याज। तो ये ब्याज भी हम पेमेंट करेंगे, जो ऑलरेडी बाकी है वो भी दिया जाएगा, जो है 12,000, जो ऑलरेडी हमको समझ में दे के रखा है, वो वाला जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, चुकवा बाकी नो ब्याज
प्लस 12,000। अब एक और नई चीज़ आपको सीखने को मिली, क्योंकि तारीख दी गई ना, ये तारीख का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक का ब्याज उनको चुकाना है। यहाँ इस टाइम हमने उसको पेमेंट किया है मार्च महीने में, और हमारा कब ईयर एंड हुआ है, तो बैलेंस शीट में चेक कीजिए, हमको लास्ट तारीख दी गई होगी। यहाँ पे थोड़ा सुधार कीजिएगा, ये 2016 नहीं 2019 है, गुजराती में राइट छपा, इंग्लिश में थोड़ा रॉन्ग हुआ है। तो 31 दिसंबर 2019 को हमारा ईयर एंड होता है। ठीक है, ये किस टाइप का, कैलेंडर के टाइप का है। फर्स्ट मंथ में चालू होता है जनवरी और दिसंबर में एंड होता है। तो इस तारीख को हमारा आखिरी तारीख है बैलेंस शीट की, लेकिन हमने पेमेंट कब किया, 31 मार्च 2022। तो उससे ज़्यादा महीने हुए कि नहीं हुए, तो जितने ज़्यादा महीने हुए उतना उसको ब्याज देना पड़ेगा। कौन कौन से महीने लगे होंगे, दिसंबर को तो एंड हुआ, यहाँ पर मार्च तक है, तो 1 जनवरी, 2 फरवरी और 3 दिसंबर, तो 3 महीने का एडिशनल ब्याज लगेगा। एडिशनल ब्याज इनको देना पड़ेगा। ये क्या हुआ, एडिशनल इंटरेस्ट, गुजराती में वधारानो ब्याज। आई होप ये आपको समझ में आएगा कैसे तारीख हमने देखा, जब भी तारीख दी गई तो आपको देखने का उतने तारीख तक का ब्याज देना पड़ेगा। ये तो पूरे साल का बाकी था अभी तक का वो, प्लस हमने 31 मार्च को इसको पेमेंट किया तो ऊपर के 3 महीने का ब्याज लगा। अब ब्याज कैसा आएगा, तो सिंपल, उसकी मेन मूड़ी कितनी, 1 लाख की, और एक कितने परसेंट का है, 1 लाख का डिबेंचर और 12%। तो 1 लाख का डिबेंचर और 12% और 3 महीने का, क्योंकि 3 ही महीने हो रहे थे ना। ठीक है, 1, 2 और 3 आपको देखना 3 महीना आ रहा है कि 6 महीना, ये तारीख वाइज जरूर देखिएगा। तो 3 महीने का आप कैलसियम में निकालोगे तो 12% हो जाएगा 12,000, और 3 महीने का निकालोगे तो हो जाएगा 3,000। ठीक है, आपने कैलसियम में क्या होगा, तो 3,000 डिबेंचर का ब्याज, ये हो गया एडिशनल। तो अब टोटल हो जाएगा, जो 12,000 पहले का बाकी था, ये 3,000 एक्स्ट्रा, तो टोटल मारोगे तो 1,15,000 हो जाएगा। तो इनको इतना पेमेंट करना होगा, और मतलब पेमेंट कर भी देंगे हम लोग डिबेंचर होल्डर की। आई होप आपको ये कंप्लीट एंट्री समझ में आएगी। इसमें देखिए आपको नया सीखने को मिला जो नेक्स्ट सम में नहीं था। मैं हर एक सम में आपको कोई ना कोई नया ऐड करते ही जाऊंगा, और हर एक नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगी। जैसे कि अगला जो 4 नंबर का वीडियो है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिबेंचर होल्डर क्लियर हुआ। चलिए अगला है सिंपल सा लिक्विडेशन का एक्सपेंस लिखा गया, गुजराती में होगा विसर्जन खर्च, जो कितना हुआ है 10,000 होगा ही, क्योंकि पूरी प्रोसेस का लीगल चार्ज तो लगता है ना। तो सबसे ऊपर से सेकंड में होता है, पहले सिक्योर में होता है, थोड़ी स्पेस 1-2 लाइन छोड़ सकते हो, एंट्री होगी तो कर देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, हर एक का चलाने का अपना अपना तरीका होता है, मैं आपको जस्ट 1-2 लाइन छोड़ देने का। यहाँ पे अगली एंट्री है लिक्विडेशन का एक्सपेंस, गुजराती में विसर्जन खर्च, जो कितना दिया गया था सम्स के अंदर 10,000। ठीक है, तो ये एंट्री तो फिक्स हो गई और आपके मार्क बनते ही जाएंगे। अब देखिए सबसे मेन एंट्री जो आपको मुझे सिखानी है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको टाइम लेकर अच्छे से समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन की एंट्री है, रेम्यूनरेशन मतलब मेहनताणु, ये जो पूरा काम कर रहा है उसका कुछ ना कुछ तो पैसा लेगा। ये सबसे मेन एंट्री जो मैं आपको पहले वीडियो से बोलता रही, 2 मार्क की एंट्री बन जाती, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट सीधा दिया गया होता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मांग ही लेता है। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, गुजराती में लिक्विडेटरનું મહેનતાણું, राइटिंग थोड़ी आगे पीछे रहेगी, आप समझ पा रहे होगे, मेहनताणु। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, जो हो पाए उसका सॉल्यूशन कर देते। तो सबसे पहले बोला 2% लेगा, ये 2% किसका, द अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो मिलकत बेची गई है, मिलकत ना जितना उपजिया उसका 2% बोला है। पर इन ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, कुछ नया टॉपिक है, इंक्लूडिंग सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम द सिक्योर क्रेडिटर, प्लस सिक्योर क्रेडिटर के पास से जो सरप्लस मिला उसको भी ऐड करने के बाद, ये लिखा गया तो ही ऐड करना, ये ना लिखा तो आपको ऐड नहीं करना, वरना एसेट्स पे ही गिना जाता। पर इन्होंने बताया कि जो सिक्योर क्रेडिटर से सरप्लस आया है सलामत लेनदार पासेथी वधार, उसका भी इसमें इंक्लूड करके 2%, मतलब एसेट्स रिलायंस का है 6,30,000 और सरप्लस कितना है 25,000। आई होप दिख रहा होगा। तो इन दोनों के ग्रांड टोटल का 2%, लेकिन ये ना बोला होता, ब्रैकेट में नहीं लिखा तो ओनली 6,30,000 का ही गिनते। ये आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गिन रहे एसेट्स रिलायंस पर, एसेट्स रिलाइज्ड मिलकतनी उपज, मिलकत की उपज का 2%, 6,30,000 प्लस 25, क्यों ऐड करें, क्योंकि बोला गया इसके लिए, वरना 6,30,000 पे ही गिनता। तो 6,55,000 टोटल हो जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लस करें, 6,30,000 प्लस 25,000, तो 6,55,000, इसका है 2% बोला गया। तो 2% आप निकालेंगे तो हमको 13,100 रुपया मिलेगा, मतलब इतना उसको मिलकत की उपज का पैसा मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। सेकंड एक और मांगा है उसने, एक और क्या डिमांड किया, अगला 2% और बोला है। वो किस पर बोला है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर, मतलब जो मेन शेयर होल्डर होंगे ना इक्विटी, उनको जो पैसा दिया जाएगा उसका 2%, गुजराती में भी लिखा होगा, ठीक है, 2%,
शेयर होल्डर का। अब ये शेयर होल्डर की अमाउंट तो कब आती है, जब लास्ट में सब टोटल वोटल मानने के बाद जो बीच का डिफरेंस है वो होता है शेयर होल्डर का, उसका 2% बोला है। तो अभी तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो सबसे लास्ट में होता है। तो यही एंट्री सबसे मेन आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जस्ट नाम लिख के रख दीजिए, इसलिए आप मिस ना करो। शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर होंगे हमारे इक्विटी जो कंपनी के मेन होते, उनका 2% बोला है। अब 2% जब आएगा तब हम निकालेंगे, पहले से एंट्री करके रख देते हैं जिसलिए मिस ना हो जाए, क्योंकि ये वाला अमाउंट हम सबसे लास्ट में ही निकाल पाएंगे, क्योंकि सब टोटल मानने के बाद सारे पेमेंट करने के बाद जो रकम बचती है वो शेयर होल्डर की होती है और उसका 2% बोला है। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसी टाइप का हमारा लेटेस्ट में समझ पूछा था 2025 के अंदर, और मैं आपको प्रैक्टिस करने को दे ही रहा हूँ समझ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, सारी एंट्री हो चुकी, जो हमारा एडजस्टमेंट जो हवाले में थी ना वो सब हो चुका। अब हमको खुद एंड करना। अब कैसे करना है, तो पेमेंट सेट जिन जिनका पेमेंट है उनका आपको पेमेंट लिखते जाना है। ठीक है, ऑर्डर वाइज लिखते जाना है। जहाँ पर हमको बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे ध्यान देना है, लायबिलिटी में। सारी एंट्री को आप ध्यान से देख लेना, कुछ रह गया होगा उसकी एंट्री हमको करना है, और कैटेगरी वाइज करना है। तो इक्विटी को रहने दीजिए, सबसे लास्ट में होगा। प्रेफरेंस यहाँ पर है नहीं, कोई चिंता नहीं। डिबेंचर की एंट्री हम लोग कर चुके। ये सिक्योर क्रेडिटर का काम हो चुका है, इसका हमने निकाल कर दिया ना, इसको पेमेंट मिल चुका है, इसने खुद इन्वेस्टमेंट बेचकर अपना 50,000 वसूल कर दिया, एंट्री फिनिश हो गई। ठीक है, दोबारा लिखना नहीं होना, डबल एंट्री हो जाएगी। फिर ये प्रोविडेंट फंड। अब सबसे मैंने प्रोविडेंट फंड जाता कहाँ पर है, ये भाई हमारा क्रेडिटर ही है। कंपनी के जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उनको देना तो पड़ेगा, पर ये कैटेगरी में जाएगा। किस कैटेगरी में, तो मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूँगा फर्स्ट वीडियो का। ठीक है, पूरा फॉर्मेट मैंने आपको समझाया होगा। यहाँ पर देखेंगे ना, हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल लेनदारों, गुजराती में पसंदीदा लेनदारों, इसके अंदर आप देखिएगा जो कंपलसरी बाय द लीगल लॉ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमको चुकाना ही पड़ता है, उसके अंदर आता है ये हमारा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी, ये वाली अमाउंट किस में जाती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पसंदीदा लेनदारों की कैटेगरी में जाता है। चुकाना है पर वो कैटेगरी वाइज चुकाना है। तो आपको ये प्रोविडेंट फंड की अमाउंट किसके अंदर लिख देनी है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, है ना। यहाँ पे एक्चुअली डिबेंचर के ऊपर आता है, पर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आप डिबेंचर के ऊपर लिख सकते हो, और बाई चांस एग्जाम में भी ऐसा हो जाए कि स्पेस नहीं तो आप नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क कट नहीं हो गए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर गुजराती में पसंदीदा लेनदारों। अब ये अगेन थोड़ा मैं इसको समझा तो कि होता क्या, वैसे फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया। ये ऐसे क्रेडिटर होते हैं जिनका है ना सिक्योर क्रेडिटर के बाद सेकंड नंबर आता है पैसा चुकाने का। ठीक है, ये सेफ होते हैं बाय द लीगल। ठीक है, लो कायदा की इनको प्रायोरिटी सबसे पहले होती है। इसमें ये सारे नाम आते हैं, जिसमें आपको अभी 2-3 एंट्री और सीखने को मिलेगी। एक तो हमारा प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब आता है। तो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो इस कैटेगरी में जाएगा। किस में जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो यहाँ पर आएगा। कितना अमाउंट दिया था, 18,000। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला हमको यहाँ पर दिया गया है सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखिए सन्ड्री मतलब परचूरन। अब ये वाला जो क्रेडिटर होता है ना, पूरा का पूरा कैसा होता है, अनसिक्योर होता है। कैसा होता है, अनसिक्योर होता है, बिन सलामत। इसका पैसा सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि ना इसके पास कोई भी सिक्योरिटी होती है, ना इसके पास कोई लीगली पहले राइट्स होता है, प्रायोरिटी होती है। तो ये कैसा होता है, अनसिक्योर में माना जाता है। टोटल अमाउंट अगर बाई चांस नीचे एडजस्टमेंट बोला इस टोटल में कुछ जुड़ा है तो उसको अलग कर देते, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो पूरा का पूरा पैसा किस में चला जाएगा, अनसिक्योर में चला जाएगा, जो हम लोग इसके बाद एंट्री कर देते प्रेफरेंशियल के बाद। इसे 1-2 लाइन जरूर छोड़िएगा, क्योंकि इस टाइप के सम होते हैं उसमें और इसमें ऐड होते जाता है। तो 1-2 लाइन छोड़कर लिखिए, अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर। राइटिंग आप ध्यान दीजिएगा समझने में। गुजराती में बोलते हैं बिन सलामत लेनदारों। मैं समझा इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग होना, बाकी आप करोगे तो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। इसके अंदर आएगा पूरा का पूरा पैसा, जो भी सन्ड्री वाला दिया है या जिसको हम परचून बोल रहे हैं गुजराती में, जितना पैसा दिया पूरा इसी में आ जाएगा, जो 1,37,500 दिया था। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा करंट में आ रहा चालू में। देखिए अब इसमें आपको नया टॉपिक सीखने को मिलेगा, जो मैं आपको चलाना चाहता हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो हो चुका, डिबेंचर वाले में चला गया। अब ये 2 एंट्री समझिए ध्यान से। ये 5 मंथ सैलरी ऑफ क्लर्क, 5 क्लर्क का 5 महीने की सैलरी है 7,500। अभी जाता कहाँ पर, क्या अनसिक्योर में जाता है, क्या प्रेफरेंशियल में जाता है, जाता का है। तो मैंने आपको सिखाया था, अगेन आपको दिखाना चाहूँगा, समझाना भी चाहूँगा कि जो सैलरी होती है कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते हैं या क्लर्क, एम्प्लॉय में सब आ जाता है, वो पूरा का पूरा है ना कहाँ पे, प्रेफरेंशियल कैटेगरी में जाता है, प्रेफरेंशियल लेनदार में जाता है, इस कैटेगरी में। पर यहाँ पे कंडीशन है, पूरा पैसा नहीं, 4 महीने का या तो 20,000, इन दोनों में से जो छोटा उतना चुका जाए, उससे ज़्यादा नहीं, ये लिमिट है।
ठीक है। किसी एक एम्प्लॉय का या तो 4 महीने का पगार देख लीजिए कितना हो रहा है, या तो 20,000, मतलब 4 महीने का अगर पगार 20,000 से ज़्यादा हो रहा है तो लास्ट से लास्ट 20,000 ही चुकाएंगे। लेकिन अगर 20,000 से कम हो रहा है तो पूरा 20,000 से कम जितना हो रहा है उतना दे देंगे। ये एक एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। पर 4 महीने से ज़्यादा का चुकाते ही नहीं है, 4 महीने से ज़्यादा का नहीं। 4 महीने से 4 महीना और उससे कम का जो होता है वो इसमें जाता है, और 4 महीने का जो ऊपर होगा वो अनसिक्योर में चला जाएगा। किस में जाएगा? थर्ड कैटेगरी में, अनसिक्योर में जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना हम, ठीक है, एम्प्लॉय की संख्या पे ध्यान मत दीजिए, मंथ पे ध्यान दीजिए। संख्या पे नहीं कि 5 है, 3 है, 2, इससे मतलब नहीं, 5 महीने का दी। तो पहली बात तो 4 महीने तक का ही होता है, बाकी जो बचा वो अनसिक्योर में जाता है। तो 4 महीने का निकालिए सबसे मेन, ठीक है। क्लर्क भले 5 है कि 3 है उससे मतलब नहीं है, 4 महीने से ज़्यादा का जो पैसा होगा वो अनसिक्योर में जाता है। तो यहाँ पर पैसा की लिमिट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंथ का प्रॉब्लम है। तो मंथ को सॉल्व कीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 महीने का ना, तो 7,500 डिवाइड बाय 5 कीजिए तो आ जाएगा 1,500। तो एक महीने का हुआ 1,500। और 4 महीने का पगार किस में जाता है? प्रेफरेंशियल कैटेगरी में जाता है, पसंदीदा लेनेदार। तो सैलरी आएगा जो क्लर्क की सैलरी है पर 4 महीने की, एक महीने का 1,500 इंटू में 4, एक महीने का 1,500 इंटू में 4, तो 6,000 रुपया इसमें जाएगा। किस में जाएगा? प्रेफरेंशियल, पसंदीदा लेनेदार। और बाकी बचा जो ऊपर का एक महीना, चौथे महीने के बाद 5वें महीने का जो एक महीने का जो पगार है वो अनसिक्योर में जाएगा। बिन सलामत में चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, पैसा बचेगा तो चुकाएंगे। तो अगेन यहाँ पे भी उसकी सैलरी आएगी जो क्लर्क की है, पर एक मंथ की। कितने मंथ की? एक मंथ की यहाँ पे आएगी जो 1,500 रुपया। टोटल तो हो जाएगा 6,000 और 1,500 7,500 टोटल पैसा आ जाएगा, पर कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे होगे? आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कितना क्लर्क है उस पर ध्यान नहीं देना, मंथ पे ध्यान देना है, ठीक है। 4 मंथ का हमने जो लिखा प्रेफरेंशियल में, और एक महीने का चला गया अनसिक्योर में। कैसे निकाला? 5 से डिवाइड किया तो एक महीने का आ गया 1,500, ठीक है। और भले क्लर्क 5 हो 2 हो उससे कोई मतलब नहीं। आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट और मेन टॉपिक इनकम टैक्स का भी दिया गया। इनकम टैक्स बोलो, लोकल टैक्स बोलो, गुजराती में होगा म्यूनिसिपल टैक्स या स्थानिक करवेरा या आवकवेरा। अब इसमें टोटल 35 दिया, लेकिन इसमें भी तारीख वाला समझिएगा। 5,000 है ना, वो कौन से साल से रिलेटेड है? 2028 के 8 मंथ से रिलेटेड है। अब इसमें भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, इसलिए ऐसा समझ लिया कि इसमें सारे टॉपिक आपको क्लियर हो पाए। यहाँ पर भी देखिए, जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस होता है ना, जिसमें इनकम टैक्स समझो, सेल टैक्स समझो, म्यूनिसिपल टैक्स, वो टैक्स सारे के सारे किस में आते हैं? प्रेफरेंशियल में आते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल्स है, लास्ट 12 मंथ जो हमारा ईयर एंड हो रहा है उसके 12 महीने तक का जो बाकी लेटेस्ट का वो जाता है प्रेफरेंशियल में। उसके ऊपर का जो रहेगा वो किस में जाएगा? अनसिक्योर में, ठीक है। समझ गए? बाकी पैसा भी आता है लेकिन वो अनसिक्योर में आता है। लेकिन जो 12 महीने का रहेगा वो इसमें आएगा प्रेफरेंशियल में, पसंदगी में। मतलब इसको पहले पैसा दे देना पड़ेगा, फिर पैसा बचेगा तो वो अनसिक्योर कैटेगरी में लिख कर फिर पेमेंट होगा। अब देखिए कितना आएगा, तो मैं जस्ट यहाँ पर एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। वैसे बिना कैलकुलेशन हो सकता है। टोटल दिया 35,000, ठीक है। अब हमारा ईयर एंड कब हो रहा है ध्यान से देखेंगे तो हमारा 2019 के दिसंबर में हो रहा है। ये हमारा करंट ईयर है, मतलब 1 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019, ये हमारा हुआ लास्ट 12 मंथ। हुआ कि नहीं हुआ? अब मंथ देखिएगा, ये किस टाइप का हमारा ईयर है? कैलेंडर टाइप का। एक हमारा फाइनेंशियल भी होता है अप्रैल से मार्च, ठीक है। तो इस साल का जो रहेगा वो हमारा जाएगा प्रेफरेंशियल में। किस में? प्रेफरेंशियल। बाकी जो बचा वो अनसिक्योर में जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी पीछे जितने भी साल हो, तो इन्होंने जो अभी दिया 5,000 हमको बताया, वो 5,000 कौन से साल से जुड़ा? 2018 के 8वें महीने से। तो इसके पीछे हुआ कि नहीं हुआ? समझिए, यहाँ पर अगला साल समझिए, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी। 2018 का फर्स्ट से लेकर हमारा यहाँ पर 31 दिसंबर 2018 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, 8वें महीने में। तो ये 5,000 किस में जाएगा? अनसिक्योर में। टोटल दिया है 35,000, तो बाकी बचा 30,000, वो हमारा जाएगा प्रेफरेंशियल में। मतलब 5,000 एक साल के पीछे का है, ठीक है। तो करंट ईयर का 30,000 है, तो करंट ईयर का जो 30,000 है वो जाएगा हमारा प्रेफरेंशियल में। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, इनकम टैक्स करके लिखो या फिर जो लोकल टैक्स जो लिखा गया है गुजराती में आवक करो। 30,000 इसमें आएगा, किस में आएगा? प्रेफरेंशियल में। समझ गए क्यों आया होगा? और बाकी जो 5,000 बचा, ऊपर का 5,000 वो जाएगा अनसिक्योर में। इनकम टैक्स आवक वेरो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल 35,000 की एंट्री हो गई। समझ पा रहे होंगे? सिंपल सा, अगर बिना लिखे करना तो 2018 लिखा, आपने माइंड में क्लियर किया कि 1 2019 से लेकर दिसंबर 19 तक वो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो उसका तो 5,000 है नहीं, तो 5,000 माइनस कर दो, 35 में से 5,000 माइनस कर दो, तो 30,000 आएगा यहाँ पर प्रेफरेंस लो। बाकी बचा 5,000 यहाँ पर मेरे लिख के इसलिए समझा कि आप थोड़ा बहुत और क्लियर कर पाओ अगर डीप में सम्स आया तो, ठीक है। देखिए सारे के सारे लायबिलिटी हो चुके हैं। देखिए अब सम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे मेन मेहनत यहाँ पर ही करनी थी और हो चुका है। अब सम्स को हम एंड करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, अभी एक एंट्री बाकी है सबसे मेन।
चलिए अब आप क्या कीजिए, टोटल कीजिए, ठीक है। जितना भी हमारा यहाँ पे आई होप नहीं दिख रहा हो तो भी टोटल जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पहले हम टोटल बाकी जो है आउटसाइड निकाल देते हैं, प्रेफरेंशियल का आउटसाइड निकाल देते, कोई आएगा नहीं। 18, 6000 और ये हमारा 30,000 किस किस का है आप लोग को पता रहेगा, तो हमारा हो जाएगा 54,000। इसी तरह अनसिक्योर बिन सलामत का भी आप टोटल कीजिएगा, तीन अमाउंट का कौन कौन सा ऐड किया वो आप लोग को याद होगा, 1,44,000 आएगा। अब सारी एंट्री हो चुकी है, अब क्या कीजिए, रफ में करना है, ठीक है। पहले आवक का, इनकम का सारे का टोटल कर लीजिएगा और फिर इसी तरह यहाँ पर पेमेंट साइड का भी सारा टोटल कीजिए। सारे में ये भी ले लीजिए जो 13,100 रुपया है ना एसेट्स का, ये भी अंदर की अमाउंट लीजिए, कोई अमाउंट रह ना जाए। सारी अमाउंट का टोटल आपको करना है। अब फिर इसके बाद का कैलकुलेशन मैं आपको करके यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, रफ नहीं फेयर काम है कि शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा बचा। तो यहाँ का कैलकुलेशन समझिए। अब हम निकाले सरप्लस ही निकाले, जो शेयर होल्डर को देना है वही पैसा निकाल रहे हैं। इसको मैं सरप्लस करके ही लिखा देता हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये समझाया, सरप्लस वह धारो, जहाँ पे सबसे पहले जो हमारी टोटल इनकम थी, आपने इनकम साइड का, रिसिप्ट साइड का बोलो, उसका टोटल किया होगा, उसमें से माइनस करना है टोटल पेमेंट का। आप 1 बाय 1 भी माइनस करते हैं, डायरेक्ट टोटल ही लिख दीजिए। तो टोटल जो इनकम है, कुल आवक, वो आ रहा है 6,67,100 और अभी तक का जितना भी पेमेंट सारा प्लस करना है, ठीक है, वो आप लोग का आ रहा होगा 3,36,100। अब माइनस करेंगे ना तो 3,31,000 मिलेगा। मतलब ये पैसा किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, ठीक है। ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचता है सरप्लस, पर इसके ऊपर अभी एक एंट्री करना बाकी है। कौन सी एंट्री करना बाकी, समझ गए, जो 2% हमको गिनना है शेयर होल्डर पर, ये बाकी। अब इस पर निकाला जाएगा, ये शेयर होल्डर की जो अमाउंट मिली इसका 2% गिना जाएगा। जो हम लोग लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है जो शेयर होल्डर पर वो ले रहा है, उन्होंने बोला शेयर होल्डर के लिए जो पैसा बचेगा उसका भी उसको 2% चाहिए, तो वो अब हम निकालेंगे। तो सिंपल सा हमने अमाउंट निकाल दी, जो बीच का डिफरेंस बचा 3,31,000 इंटू में 2। अब डिवाइड में 100 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2% जुड़ा हुआ है। ये अमाउंट 100 वाली नहीं है, 100 प्लस इसका 2%, क्योंकि 2% हटाना अलग करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड में 102 आएगा। हमेशा जब भी इसका रेम्यूनरेशन आवे और शेयर होल्डर के बैलेंस में पूछे ना, तो इंटू में जितना परसेंट है वो, और डिवाइड में 100+%, 100+%। अगर 5% होता तो 5 डिवाइड में 105, 10 होता तो 10 डिवाइड में 110, 3 होता तो 3 डिवाइड में 103। समझ गए। चलिए अब इसकी रकम निकल पाएगी, अलग हो जाएगी, आपको पॉइंट में मिल रहा होगा 196। तो पॉइंट के बाद देखिए 50 से ज़्यादा नहीं है तो इसी को यही अमाउंट रख देता है, अगर 50 से ज़्यादा तो एक अमाउंट बढ़ा देता है। तो इतना पैसा जाएगा, इसको मिल जाएगा, समझ गए। और बाकी जो इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी अब हमारा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा, बाकी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा 3,31,000 माइनस 6,490। बाकी जो बचा 3,24,510, ये पैसा अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा। समझ गए, ये इसमें जुड़ा था जो हमने माइनस कर दिया। देखिए अब एंड होने वाला सम्स, तो यहाँ पर सबसे पहले जो 2% के हिसाब से 3,31,000 का निकला, पर डायरेक्ट 2 नहीं, डिवाइड में 102 ऐसा किया था। तो अमाउंट आई थी 6,490। दोनों अमाउंट को आप प्लस करके आउटसाइड कर लीजिए, इसका टोटल हो गया 19,590। ठीक, अब चाहो तो अगेन आप सारी एंट्री प्लस करके माइनस कर सकते हो, वही अमाउंट आएगी। या तो भी डायरेक्ट जस्ट ये अमाउंट माइनस करना रह गया था, बाकी सब तो कर दिया ना, मेन अमाउंट में से वापस ये अमाउंट माइनस कर दो, तो बीच का डिफरेंस आपको मिल ही जाएगा जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। अब आगे डायरेक्ट यहाँ पर में चेक कीजिए, जो आगे हम लोग करते हैं कि यहाँ पर एक इक्विटी शेयर है कि एक से ज़्यादा है। तो देखिए इस वाले सम्स में एक ही इक्विटी शेयर होल्डर है, तो डायरेक्ट इसी को पूरा पैसा मिल जाएगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा होता, जैसे 2 होते या 3, तो उसको क्या करते, आपको सीखा है इससे पहले वाले वीडियो में, कैपिटल डेफिशिएंसी, मूडी टूट निकालते। आगे ये प्रोसेस क्या करते, अगर 1 से ज़्यादा होता तो आपको करने का, यहाँ पर है नहीं, तो डायरेक्ट हमारा आंसर बन जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, डायरेक्ट वो पूरा का पूरा पैसा उस इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। जितने भी जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि एक ही है, इसलिए कोई डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा नहीं। जो आया था बीच का डिफरेंस 3,24,510 पूरा पैसा। अगर बाय चांस समझा रहा कि एक से ज़्यादा होता तो क्या करते, तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको चलाया, एक बार जस्ट मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, बड़े वीडियो लॉन्ग पर आपको समझ में तो आया कि क्या करने का बोल रहे सर। इसके बाद जो मैंने आपको ये सेकंड वीडियो में आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से हम लोग जो अमाउंट आती है, जो भी सरप्लस बचता है, उसको यहाँ पर देखते हैं। एक से ज़्यादा जब होता है तो ये पूरी प्रोसेस करते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी निकालते हैं, फिर पर शेयर निकालते हैं, फिर ये करते हैं। अगर एक से ज़्यादा होता तो, पर इस सम्स में नहीं दिया। बाई चांस इस वाले सम्स में अगर देवे तो थोड़ा सम्स लॉन्ग हो जाता है, इसलिए जानबूझ के दिया होता नहीं है। पर बाई चांस देवे तो आप लोग को करना तो आ गया होगा। अब टोटल लास्ट फाइनल कर देते, दोनों साइड का वही होगा जो हमारा टोटल था, हाईएस्ट इसी का था 6,67,100। यहाँ पर भी 6,67,100। तो यहाँ पर इस तरह से ये सम्स हुआ कंप्लीट।
आई होप जो मैंने नया टॉपिक सिखाना था वो आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी छोटे छोटे इसमें और टॉपिक थे वो भी समझ में आए होंगे, कोई क्वेरी नहीं होगी आप लोग को। और जो मैंने आपको सम्स दिए वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर एग्जाम के दिन देख रहे हो तो भी ये वाला सम्स तो एक बार कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो सम्स चला है उसकी तुलना में ईजी पूछा था एग्जाम में, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा और टफ टॉपिक क्लियर करा है और यहाँ तक देखा है और आपको वीडियो समझ में आया है। और यूट्यूब पर ये वीडियो अगर आ रहा है तो आप लोग को पता है आप लोग को क्या कमेंट करना है, आई अंडरस्टूड जरूर लिखिएगा, ठीक है। जैसे मुझे पता चला है मैंने जैसे भी समझाया, फास्ट समझाया हो, डिटेल में समझा, आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। और साथ में आप सम सॉल्व करो तो डन भी जरूर लिख दीजिएगा। आई होप यहाँ तक वीडियो आपने देखा होगा तो ज़रूर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं की है तो। वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में आप ज्वाइन जरूर होइएगा। वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है, इसलिए एग्जाम के दिन भी अगर कोर्स में ज्वाइन होंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। जो हमारा कॉस्ट अकाउंट है, जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, उसका पेपर सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए बेस्ट है आप कोर्स में जरूर ज्वाइन होइएगा। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। आपका जब भी एग्जाम का टाइम टेबल आएगा, रिजल्ट आएगा, कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले वहाँ पर आपको मिल जाने वाली, इसलिए इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।